Hello students, a very warm welcome to all of you once again, and the video which I am going to explain you today is itself clear, that is neat pattern questions, and the chapter is gravitation. अब ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, यूज़फुल इन द सेंस बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, मिनिमम 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन तो मिनिमम आना ही आना है। आउट ऑफ 45 सिर्फ 44 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, कम से कम एक क्वेश्चन आउट है। ठीक, तो इस पूरे के पूरे कलेक्शन ऑफ 10 क्वेश्चंस को मैंने प्रिपेयर किया है आपके अपने पिछले सालों के पेपर्स के जो क्वेश्चंस रहे हैं, खास करके इस चैप्टर के, उनको ध्यान में रख के। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एम्फेसिस इज लेस ऑन कैलकुलेशन, बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन वाले थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो वैसा ही कुछ मैंने भी पैटर्न फॉलो करने की कोशिश की है। आई होप यू विल लाइक दिस कलेक्शन एंड whatever the points I'm going to elaborate you today, you will try to follow those points in your preparation. So with this, I would like to start this discussion. Here comes your first question. That is, it's a very important question in which you need not to do lot of calculation. वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको इस फोर्स की इम्पोर्टेंस का आइडिया है, क्योंकि जब आप अपनी टेक्स्ट बुक से ये चैप्टर शुरू करते हो ना, तो वहाँ पे सबसे पहले यही कंपैरिजन दिया हुआ है। ठीक, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ओनली। सो Fg एंड Fe जो है ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता लगाना है कि Fg और Fe का रेशियो पावर के टर्म में कितना होता है। अच्छा, अब मान लीजिए आपको कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है, तो आपको कैसे इसे सॉल्व करना चाहिए। हालांकि नॉर्मली बच्चे ये वैल्यू याद रखते हैं, बट मैं कहता हूं कि चलिए आपको ध्यान नहीं आता है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, और Fe का मतलब हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जब मैं इसको वो उसमें लूंगा Fg बाई Fe, तो आर स्क्वायर तो हो गया खत्म। ठीक, और अगर मैं यूनिट चार्ज यूनिट मास के लिए देखूं, तो मुझे इसे जब सॉल्व करना चाहिए, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब दे दिया इन्होंने, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए m1 बराबर m2 बराबर 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, और उनका जो चार्ज होगा वो होगा Q1 Q2 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये वैल्यू आपकी आती है -11, ये वैल्यू आती है आपकी 10 टू द पावर 9। तो बेसिकली जो मुझे रिजल्ट आता है वो आता है 10 टू द पावर -43। और आप याद करो तो वहाँ पे स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया है कि दो दिस फोर्स इज वेरी स्मॉल comparatively to electrostatic force, but still it is very important. तो ये रहा आपका सोल्यूशन और ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर की शुरुआत होती है ना, वो डायमेंशनल एनालिसिस से या इसके ही जैसे कुछ बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन से शुरुआत की जाती है। ठीक है, एंड नाउ इट कम्स क्वेश्चन नंबर 2। Two spheres of radius r and 2r are touching each other. The force of attraction between them is proportional to power 6, power 4, power 2 and power this square with minus sign. Let's say imagine like this. हम लोग ऑप्शन पे उतना ध्यान न देके जरा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि बेसिकली इसमें कहा क्या जा रहा है और कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो अगर मैं इसमें यहाँ पे बात करूँ, तो मैं कहूँगा F इज इक्वल टू G m1 प्लस m2, अभी जो फॉर्मूला मैंने लिखा, अपॉन, अब देखिए टच कराया गया है r और 2r, सारी ट्रिक यहीं पे है। मानते हैं इस चीज को? क्यों भाई? देखिए r 2r, जब मैंने इनको टच करा दिया, तो अब इनके बीच की जो गैपिंग है एकदम कांटेक्ट में लाइए, तो 3r हो जाएगी। तो वही मैंने यहां पे किया हुआ है। तो ये आपका आएगा F इज इक्वल टू दिस G m1 m2 अपॉन
9r²। ठीक, तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ r⁻²। यहाँ पे आई थिंक विजिबल नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल गैपिंग में लिखा हुआ है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बहुत छोटा सा माइनस का साइन दिख रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समटाइम्स ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल यू कैन से लिमिटेशंस, स्मॉल उसमें माइनस प्लस का साइन थोड़ा विजिबिलिटी कम हो जाती है। नाउ come on to the question number 3, that is imagine a light planet। देखिए एक चीज हमेशा करिएगा जब भी आप फिजिक्स का पेपर दें, एक तो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फिजिक्स से डर लगता है, जो कि होना नहीं चाहिए। बड़ा ही बेचारा सब्जेक्ट है ये, एक बार तैयार कर लिया हमेशा के लिए हो गया। ठीक, तो डरने की जरूरत नहीं है, हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, कोशिश करिए इंटरेस्ट डेवलप करने की, क्योंकि अगर डॉक्टर बनना है तो भाई मजबूरी है, फिजिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, सो इमेजिन अ लाइट प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ वेरी मैसिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद अ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t। चलिए मान लेते हैं अपनी अर्थ और सन को, सन के चारों तरफ अर्थ जो है एक डिस्टेंस r पे टाइम पीरियड t में रिवॉल्व कर रही है। अपने यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाता है 365 डेज। ठीक है, और डिस्टेंस है ये 15 करोड़ किलोमीटर्स on an average. If the gravitational force of attraction between the planet and the star is proportional to this much, then t² कितना होगा? तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था, है ना, इसी चैप्टर में, t² is directly proportional to r³। याद आया? थर्ड लॉ था भाई केपलर का। ठीक है ना, सो दिस t² is directly proportional to r³। जब मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो वहां से इस थर्ड क्वेश्चन के लिए मुझे मिल जाएगा GMM अपॉन r² इज इक्वल टू mr⍵²। मानते हैं कुछ नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दिया हमने इसको। और ये वाला अब जब इसके पास नीचे आएगा तो क्यूब हो जाएगा। ये तो हुई जनरल कंडीशन, लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमें ये कहा गया है कि प्रोपोर्शनल टू r⁻³ है। हम ये कंडीशन अश्यूम नहीं कर सकते, अप्रोच हमारी यही रहेगी। ठीक है, तो चलिए इसको मैं यहां से हटा देता हूं और इसी अप्रोच में मैं अब फॉर्मूला लिख रहा हूं अपॉन r⁻, छुपेगा भाई थोड़ा सा, बट मुझे लगता है वो आपको क्लियर है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, mr⍵²। बिल्कुल वही किया मैंने, जो भी मैंने आपको समझाया था उसी में फॉर्मूला डाला मैंने। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर, लिख दूं, चलिए 3/2 + 1। ये जुड़ेगा ना भाई, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 + 3 दैट इज 5/2। तो बच्चों ये t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁵/2। तो हमें करेक्ट जो ऑप्शन आएगा वो नजर आ रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही फंडामेंटल अप्रोच, एकदम बेसिक, केपलर्स का थर्ड लॉ हमने लिया एंड आफ्टर दैट हमने उसमें अपना ये जो कुछ कहा गया था क्वेश्चन में उसको अडॉप्ट कर दिया। लेट्स कम ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन के आसपास के ही स्पेस को यूज करूं जिससे क्वेश्चन आपको दिखता रहे, और शुरू में मैं क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ दे रहा हूं, तो बीच में अगर क्वेश्चन छुप भी जाता है तो एज सच देयर इज नो इशू आई थिंक। चलिए इसे देखते हैं। सन इज अबाउट 330 टाइम्स हैवियर एंड 100 टाइम बिगर इन द रेडियस देन अर्थ। एक डाटा है ये, एक्चुअली ये है या नहीं है हमें उससे कंसर्न नहीं है। द रेशियो ऑफ मीन डेंसिटी ऑफ द सन टू दैट ऑफ अर्थ इज हाउ मच। क्या पॉइंट क्या है ऐसे क्वेश्चन को रखने का? देखिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो सिलेक्शन नहीं बल्कि रिजेक्शन प्रोसेस है। अब कई बारी कैलकुलेशन में फंसा के, कई बारी कॉन्सेप्ट्स में फंसा के, कई बारी वैल्यूज रिकॉल करने के पॉइंट में, तो एग्जामिनेशन बॉडी ये चाहती है कि ओनली दैट स्टूडेंट सेलेक्ट हो जिसने हर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को परफेक्ट रखा है।
अब अगर नॉर्मली क्या होता है कि मेडिकल स्ट्रीम के बच्चे थोड़ा सा मैथमेटिक्स अवॉइड करते हैं और कैलकुलेशन भी अवॉइड करते हैं, लेकिन आपके ही सेगमेंट के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब इस बात को रियलाइज करते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज, और वो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक दूसरे से कॉम्पीट करना है। फाइन, तो मैं तो क्वेश्चन वो भी लूंगा जहां पे मुझे आपको शायद थोड़ा ये बोलना पड़े कि येस, अप टू सम एक्सटेंट यू हैव टू वर्क आउट फ्रॉम योर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन है, हम लोग इसको देखते हैं। सन का जो हैवी है, हैवी होने का मतलब है उसके मास की बात की जा रही है, वेट तो उसी के अकॉर्डिंगली आएगा ना, और 100 टाइम्स बड़ा है, यानी रेडियस उसकी 100 आर हो गई। मास अगर 330 m हो गया तो रेडियस 100 आर हो गई। रेशियो ऑफ मीन डेंसिटी ऑफ सन टू दैट ऑफ अर्थ, फार्मूला क्या हमारे पास है, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v, 4/3 पाई आर क्यूब टाइप ऑफ रिलेशन। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख लूं, कुछ नहीं किया भाई, रो इज इक्वल टू m बाई दैट वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मुझे मिल जाएगा पाई आर क्यू। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जनरल रिजल्ट, जिसको हमें 2 बार यूज करना है। अब इस रिजल्ट में मैं कह रहा हूं कि डेंसिटी ऑफ सन अपॉन डेंसिटी ऑफ अर्थ, पूरा लिख देता हूं, सन EARTH अर्थ। ठीक, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो मुझे मिलेगा मास ऑफ सन अपॉन मास ऑफ अर्थ E इनटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ सन, और होल टू द पावर कितनी लेनी है भाई, Q। ठीक, चलिए वैल्यूज रखते हैं हम लोग। तो इसकी जगह रख दीजिएगा 330 ME, इसकी जगह पे रख दीजिएगा 100 RE। सॉल्व कर लीजिएगा, आपको इसका आंसर आफ्टर सॉल्विंग, ये आपको ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको अप्रोच बता दी और आपको ये कैसे सॉल्व करना है वो दोनों चीजें आपको बता दी। कंपेयर मत करिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मीन डेंसिटी का क्या पॉइंट है। ठीक है, अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था अपने डायमेंशनल एनालिसिस में, तो मैं डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, मैं बेसिकली उस कॉन्सेप्ट को यूज करने चल रहा हूं अपने अगले क्वेश्चन में। तो भाई ये रहा हमारा रिमोट और ये आया हमारा अगला क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक बाय 2%, छोटी हो गई अर्थ ऐसे करके, स्क्वीज कर गई किसी रीजन से, इट्स मास रिमेनिंग सेम, ऑब्वियसली रहना चाहिए क्योंकि कट करके पोर्शन तो हटाया नहीं हमने। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वुड बी। ये क्वेश्चन भी सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन की अप्रोच को चेक करने के लिए बना हुआ है। आप याद करो तो डायमेंशनल एनालिसिस वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एरर एनालिसिस का, याद है, दोनों तरफ लॉग लेके डिफरेंशिएट करके बराबर करते थे हम लोग। ठीक, तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करूंगा। तो बच्चों क्वेश्चन आपकी उसके लिए मैं ऑलरेडी एलेबरेट कर चुका हूं, फार्मूला यही है मेरे पास में। ठीक, चूंकि मुझे बताना है इसलिए मैं लिख भी रहा हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्टली जाता। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यही प्रोसेस हम लोग करते थे एरर एनालिसिस के लिए। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, अगर अर्थ श्रिंक कर रही है तो इसका मतलब है ये घट रहा है, अगर ये घटेगा तो इसको बढ़ना चाहिए। तो हमें जो फाइनल नंबर मिलेगा 2, 4, 5% जो भी है वो ध्यान रखिएगा इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये रीजन है हमारा कि अगर अर्थ का रेडियस घटेगा तो जी हमारा बढ़ेगा। ठीक, अब दोनों तरफ जब मैं लॉग ले लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, मुझे मिलेगा लॉग जी इज इक्वल टू लॉग जी एम माइनस लॉग आर स्क्वायर, ऐसे कुछ मिलेगा, याद आ रहा है, लॉग जी
प्लस लॉग m माइनस 2 लॉग r। याद आया? अब जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और दोनों तरफ से लॉग हटाएंगे तो भाई हमें मिलेगा डेल्टा g बाई जी। याद आया? इज इक्वल टू, देखिए ये तो है बेकार मेरे लिए, क्यों? क्योंकि ये तो किसी काम का नहीं है, कांस्टेंट है। उसी तरीके से जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये भी, तो ये मुझे मिल गया 2dr बाई आर। ठीक, अच्छा कितना परसेंट? 2% जो है वो कम हो जा रही है। तो भाई अब ये 2 इंटू 2 बराबर 4%, तो 4% इंक्रीमेंट। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को इसीलिए मैंने आपसे लिखा, ठीक है ना, यहाँ पे, कि आप इस बात को समझो कि ये डायमेंशनल एनालिसिस वाला चैप्टर नॉर्मली आप लोग स्किप आउट कर देते हो, नहीं करना है, ठीक? क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट किसी भी आपसे उसमें पूछ लिए जाते हैं और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं एक्चुअली एक प्रैक्टिस आप लोगों के लिए और करवाना चाहता हूँ। 45 मिनट्स में 45 क्वेश्चंस, आपका 3 घंटे का पेपर है और आपको 180 क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। बीच में एग्जामिनर आपके पास में अटेंडेंस शीट लेके आएगा, इंस्ट्रक्शंस इशू करेगा, कभी पेपर लेगा, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो इफेक्टिवली मान लीजिए 7 to 8 मिनट और कम हो गए, सोचिए। और फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट जहाँ थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी है, तो बहुत एक्यूरेट और प्रॉपर मूव करना है। टाइम मैनेजमेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज इस बात को आपको डे 1 से थंब रूल की तरह फॉलो करना है, ठीक? द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच अ फुल ड्रेस्ड एस्ट्रोनॉट कैन जंप ऑन द अर्थ इज 0.5 मीटर। इसका मतलब जानते हैं क्या है? एक्चुअली जो स्पेस सूट रहता है ना, उसका अपना एक वेट होता है। अब मैं अपने कंधे, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं जंप करता हूँ, तो मान लीजिए हो सकता है मैं 1 मीटर तक जंप कर जाऊँ, लेकिन अगर मैं अपने ऊपर ढेर सारा लोड रख लेता हूँ सर पे, हैवी ब्रीफ केसेस, तो शायद मैं 10 सेंटीमीटर्स भी जंप नहीं कर पाऊँ। क्यों? mg मेरा बढ़ गया। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहा गया है। एस्टिमेट द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच ही कैन जंप ऑन द मून विच हैज अ मीन डेंसिटी 2/3 दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस 1/4 दैट ऑफ अर्थ। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि अर्थ पे जो g की वैल्यू है ना, मून पे उसका g/6 आता है। तो ये कहा जा रहा है कि बताओ ये कितना जंप कर जाएगा, ठीक? तो हम लोग अब उस पॉइंट को कैलकुलेट करने चल रहे हैं। नाउ इस एस्पेक्ट पे जब हम बात करेंगे तो हमारा ये डेंसिटी आपको गिवन है और अर्थ की रेडियस आपको 1/4 गिवन है। तो g इज इक्वल टू gm अपॉन re²। अच्छा, मास गिवन नहीं है, बिल्कुल न दें, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन ए मैंने पता है क्यों लिखा, 4/3 पाई, क्या जरूरत है इतना लंबा लिखने की, कांस्टेंट है, ए आर क्यू, यही रहेगा। तो इस फॉर्मूले को मुझे 2 बार लगाना है। देखिए, एक बार डेंसिटी 2/3 रो के टर्म में और रेडियस 1/4, ठीक है। आफ्टर दैट मुझे जी प्राइम की वैल्यू निकालनी है एज पर दिस डाटा, जो कि इनडायरेक्टली मुझे मिलेगी। ओके, सो आफ्टर दैट फिर मैं ये चीज कैलकुलेट कर सकता हूं। ये तो हुई एक अप्रोच और आंसर आपका आएगा 3 मीटर्स, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि जी मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन करने को तैयार नहीं हूं, ठीक है। सोचिए, मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं ऊपर जंप करता हूं, तो मैं कुछ काम कर रहा हूं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, mgh, वही वर्क हुआ ना। तो अर्थ पे mgh और मून पे, दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक। और जब दोनों को हम इक्वेट करेंगे बच्चों, तो हमें मिलेगा mghe इज इक्वल टू mg प्राइम h मून, ठीक। मास तो चेंज होने से रहा, एस्ट्रोनेट का मास और उसके ऊपर जो वो रखा हुआ है, तो ये भाई मिलेगा hm इज इक्वल टू GeHe अपॉन Gm। चाहें तो आप इससे कैलकुलेट कर लें और चाहें तो जो बेसिक फॉर्मूला है इसमें थोड़ा सा आपको सीखना है और उसमें कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है बस वैसे ही आपको कैलकुलेट कर देना है, ठीक। चॉइस इज योर्स, आंसर ऑब्वियसली यू विल गेट दिस, दैट इज 3 meters, फाइन।
sometimes it's better to adopt a shortcut method for many questions. That way you can save your time. Two spherical planets A and B have same mass but densities in the ratio 8:1. For these planets, ratio of acceleration due to gravity at the surface of A to its value at surface of B. आइए फिर से मैं वही कहूँगा, एक्चुअली 7-8 कॉन्सेप्ट्स हैं इस पूरे चैप्टर में। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को इतना कंफर्टेबल कर लें कि कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली उसको हैंडल कर सकें। तो ये बेसिक फार्मूला मैं यूज़ करूँगा। इस बेसिक फार्मूले में मास नहीं है, डेंसिटी की बात की गई है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ रो ए का मतलब हुआ 4/3 पाई r³ चलेगा? वैल्यूज मैं रख लेता हूँ। सो उसके अकॉर्डिंगली मुझे g की वैल्यू मिलनी शुरू होगी। ठीक, सो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो मिलेंगी r1/r2 इज इक्वल टू ρ2/ρ1 होल टू द पावर 3/2। मानते हैं? वैल्यूज़ रख दीजिए, ये आएगा 1/2, तो g1/g2 आपको मिल जाएगा। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, हालांकि मुझे लिखना नहीं चाहिए। gm/r1², इसके मास को भी 1 कर लीजिए, ठीक है, हालांकि वो बराबर है r2²। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा 4। तो मैं ये कहूँगा कि 4:1, यानी कि बच्चों इसका ये वाला ऑप्शन 4:1 में करेक्ट आएगा। ठीक, कुछ लोगों को फील हो रहा होगा कि हम कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बात वही आती है ना, 45 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स। तो मैं आपको ये नहीं सिखा सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन आराम से जो है हम लोग 1 घंटे में करते हैं। गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, मज़ा नहीं आएगा, फिर कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फाइनली आपकी आदत बन जाएगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन g ऑन अर्थ। तो बच्चों इसके बारे में मैं आपको बोलूं कि हमारे को 5 कॉन्सेप्ट ध्यान रखने चाहिए। भूल जाइए डायग्राम को। सबसे पहली बात, g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², अगर हम लोग अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे हैं। g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, अगर हम लोग अंदर जा रहे हैं। इसके अलावा इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो g की वैल्यू चेंज करेगी, एंड जो अर्थ का शेप है वो परफेक्टली इलिप्स नहीं है, उसके कारण भी g की वैल्यू चेंज करेगी। ठीक, तो यहां पे हम लोग मेन कंसर्न अपना इस पे रखते हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस डायग्राम में, लेकिन मैं 1 बाय 1 एनालाइज करने की प्रोसेस करता हूं। इसे मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना, और आई एम श्योर इसकी प्रैक्टिस सभी को है। ठीक, चलिए देख लेते हैं पहला वाला। क्या हुआ, सेंटर पे g की वैल्यू 0 है, लेकिन जैसे जैसे मैं सेंटर से आगे बढ़ने लगा सरफेस तक g की वैल्यू इंक्रीज हुई। ठीक, अच्छा उसके बाद करेक्ट है, ऑप्शन ये करेक्ट है, लेकिन जरा चेक करते हैं बाकी को भी। आइए, ये कह रहे हैं कि जब आप सेंटर पे हो तो g की वैल्यू एक सर्टेन पॉइंट पे, मतलब g की एक वैल्यू है 0 नहीं है, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक, जरा इनको भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जब आप सेंटर पे हो तो 0 है, जैसे जैसे आप ऊपर आने लगे, बढ़ने लगी, सरफेस तक आके पीक हो गई। करेक्ट है पहला ग्राफ। दूसरा देखिए, इन्होंने कहा कि वैसे ही घटने लगी और घट के 0 हो गई। फॉलो नहीं हो रहा है। इसको देख लेते हैं। जैसे जैसे हम सेंटर पे ऊपर बढ़ने लग गए g की वैल्यू बढ़ने लग गई। यहां से यहां तक ये ग्राफ करेक्ट है, लेकिन जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो मैं ऊपर बढ़ता जा रहा हूं, g की वैल्यू कांस्टेंट है। इनकरेक्ट है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो आपको सिर्फ अपनी एनालिटिकल पावर का अप्रोच करना है और सोचते हुए करना। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे आराम से आप इनको कर सकते हो। ठीक है। At what height in
kilometers above the Earth's pole, the free fall acceleration decreases by 1%. अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा क्या जा रहा है मैं बताता हूँ बच्चों। सरफेस पे g है gm/r²। किसी हाइट पे हम चले गए तो मान लीजिए g प्राइम था तो भाई वो हो जाएगा gm/r²। ठीक, अब g प्राइम जो है उसकी वैल्यू दे दी गई है आपको कि भाई उसमें जो है 1% का डिफरेंस आ रहा है। अब चला चलते हैं हम लोग अपने रिजल्ट्स पे। रेडी रिजल्ट्स जो थे हमारे पास, ऊपर जाने के लिए जो रिजल्ट था वो था ये वाला। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर यही क्यों यूज कर रहे हो। ओके, ट्राई टू रिकॉल द जनरल रिजल्ट। हमने बायनोमियल एक्सपेंशन लगाया था, फिर हमने कंडीशन क्या ली थी कि इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो अप्रोक्सीमेशन में हमने बायनोमियल एक्सपेंशन में हायर ऑर्डर टर्म्स कर दिए थे निग्लेक्ट, और उस निग्लेक्शन के कारण हमें ये रिजल्ट मिला था। आप कहोगे यहाँ कहाँ ये बात लिखी हुई है कि h जो है वो r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, कहीं नहीं लिखा है। अरे आप ये चीज़ सोचो ना कि उसमें वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 1% का चेंज आया है, तो इतना माइन्यूट चेंज तो ऑब्वियस सी बात है किसी छोटी सी हाइट पे ही आया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग इसकी जरा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। सॉरी तो बच्चों मुझे मिलेगा g प्राइम अपॉन g इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन r आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, और r की वैल्यू पता है कितनी रखिएगा 6400 इंटू 1000 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर को मीटर में रखना है। आफ्टर पुटिंग वैल्यूज h इज नियरली इक्वल टू 32 किलोमीटर्स। मैं कैलकुलेशन में आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, फॉर्मूले मैंने आपको बताए और अप्रोच बता रखी है। आज के इस पूरे के पूरे डिस्कशन में अब तक हम लोगों ने काफ़ी एम्फेसाइज किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। आप सोचो 5 केसेस डिस्कस किए गए हैं इसके, और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। आइए, what should be the speed with which the earth have to rotate on its axis so that a person on the equator उसका वेट 3/5 हो जाए, ऐसा कि प्रेजेंट में है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि अर्थ के रोटेशन के कारण भी g की वैल्यू वेरी करती है। चलिए फार्मूला रिकॉल करते हैं। क्लोज योर आइज, g प्राइम इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई विद इन ब्रैकेट cos फाई, इंक्लिनेशन इक्वेटर पे इंक्लिनेशन 0, सो cos 0 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो अब मैं इसमें उन्होंने कह दिया कि 3/5 होना चाहिए। ठीक है जी, हम लोग जरा इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। 3/5 mg इज इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है किसी को भी। खत्म खत्म खत्म। इसको इधर ले आइए तो भाई ये मुझे मिलेगा 2/5 g इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। ठीक, आपसे जानना चाह रहे हैं कि कितनी स्पीड हो जाएगी, तो देखिए जरा यहीं से आप लोग सीधा सीधा, मैं इधर आ जाता हूं। तो बच्चों बिना किसी कंफ्यूजन के मुझे ये मिलेगा 2g/5r अंडर रूट 2g/5r। ठीक, सो आंसर कौन सा हुआ भाई? 2g/5r। ओके, so this was a basic starting discussion of these questions associated with what? That is associated with the gravitation वाला चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और कहना चाहिए सिंपल चैप्टर। ठीक है, तो भाई अभी यहाँ पे रुकते हैं हम लोग। होप आप इन क्वेश्चंस को लाइक करेंगे और कोशिश करेंगे। सो विद दिस पॉजिटिव नोट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप रिवाइजिंग।